नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। एक बार फिर से हाजिर हूं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं वो सभी आ चुके हैं और अब बात करेंगे आपकी आज दिन भर में क्या कुछ हुआ खास। खबरों को लेकर के देखेंगे कि किस तरीके से खबरों में हुई फेरबदल और सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य महकमे की तैयारियों को लेकर के और किस तरीके से कोरोना के इस काल में स्थितियां हैं। और अब स्थितियों के बीच खबर यह आ रही है कि राजधानी पटना में हड़ताल हो गया है। हड़ताल क्यों हुआ, इस पर हम सीधे जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ है। उत्कर्ष, खबरें आ रही है कि हड़ताल हो गया है। जी हाँ निर्भय, आज पटना की आईजीआईएमएस स्थित जो कोविड वार्ड है उसमें जो लोग काम कर रहे थे, जो डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर, उन्होंने हड़ताल कर दिया है। आपको बता दें कि हड़ताल इसलिए हुआ है क्योंकि उनको जो डेली वेजेस थे, जो भत्ता मिलता था एम्स के मुताबिक कम मिल रहा था और लोगों को जो भी डॉक्टर हैं उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया गया था सरकार की तरफ से। तो ऐसे में उन्हें डर जरूर था कोविड भी होने का और वो लोग प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और जब एक हफ्ते हो जाते हैं तो उन्हें एक हफ्ता के लिए आइसोलेशन में रखा जाता है। लेकिन इस बीच जो सैलरी होती है वो उन्हें नहीं दी जाती है, जिस बात को लेकर उन्होंने डायरेक्टर से बात की और हड़ताल किया। बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ कहा जाता है, उन्होंने जिस तरीके से मांगी तो कर दी कि हड़ताल कर दी, उनको जो उनकी मांगी वो पूरा नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसे में जब आपने खबरों को किया तो क्या लगता है कि आपने जो वहां के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की? जी, हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अभी कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने आश्वासन जरूर दिया उन जूनियर डॉक्टर, उन्होंने आश्वासन जरूर दिया। आपको भी रोकना चाहेंगे और खबर यह भी आ रही है कि अब पटना स्टेशन पर भी हड़ताल हुआ है और उसको लेकर के हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं उनसे भी हम जानेंगे। निषेध, अब पटना स्टेशन पर भी हंगामा हुआ है। जी बिल्कुल, महिला स्वास्थ्य कर्मी है जो कि बीते 3 महीनों से, पिछले 3 महीनों से काम कर रही है लगातार। जो भी लोग दूसरे राज्य से आ रहे हैं बिहार अपने राज्य वापस ट्रेनों से, उनकी कोरोना जांच लगातार वो महिला स्वास्थ्य कर्मी कर रही है। लेकिन बीते 3 महीनों से उन सभी महिला स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिला है और उसी को लेकर के वो सभी हड़ताल पर चली गई है। इसकी शिकायत भी उन्होंने सिविल सर्जन को की, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य कर्मी है उनका आरोप है कि सिविल सर्जन इस बात को कह रहे हैं कि वो उनको अगर काम करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे, लेकिन उनको वेतन अभी नहीं दिया जाएगा। ट्रेनिंग करके वो सभी महिलाएं आई थी काम करने के लिए, वहां जांच की जा रही थी और उनको ट्रेनिंग के वक्त कहा गया था कि उनको वेतन दिया जाएगा। पहले 400 रुपये बोला गया था, लेकिन जो एक पत्र निकाला गया सरकार की ओर से उसमें 1000 रुपये उनका वेतन निर्धारित किया गया, लेकिन उनको ना 400 रुपये मिला है ना 1000 रुपये मिला, कुछ भी उनको पैसा नहीं मिला और इसी को लेकर के उन्होंने पूरा काम ठप कर दिया है। और ऐसे में सवाल भी ये खड़ा हो रहा है इस वक्त, अब जो भी लोग दूसरे राज्य से बिहार आते हैं, पटना जंक्शन पे पहुंचते तो उनकी वहां पे जांच किस तरीके से होगी, क्योंकि वहां पे कोई भी स्वास्थ्य कर्मी अब जांच किस तरीके से होगी, सबसे बड़ा सवाल उठता है। और ऐसे में जांच की प्रक्रिया अब धीमी हो सकती है। अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो पटना, जहां पर देश के अन्य राज्यों से ट्रेनें आ रही हैं और उस पर भारी संख्या में जो लोग हैं, जो प्रवासी हैं, वो आ रहे हैं और इसको लेकर के अब जांच की प्रक्रिया प्रभावित होगी। हालांकि आपको बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी देश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में धीमी गति को लेकर के चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही देश में और तेजी से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको तेज करना होगा, क्योंकि अब वो भी मान रहे हैं कि देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो चुकी है। हम एक बार फिर से निषेध से जुड़ेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हड़ताल जो हुआ है, इस हड़ताल का कितना असर बाकी अन्य जगहों पर देखने को मिलेगा, बाकी असर जो होगा उसका कितना जांच की प्रक्रिया में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम उत्कर्ष से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उत्कर्ष, क्या लगता है इस हड़ताल से असर कितना पड़ेगा आईजीआईएमएस स्वास्थ्य व्यवस्था पर, सुरक्षा पर, या फिर वो मरीज जो वहां पहुंच रहे हैं और पूरी उम्मीद के साथ कि वो स्वच्छ होकर सुरक्षित होकर वापस आएंगे, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? जी हाँ निर्भय, देखिए पहले तो धरती के भगवान माने जाते हैं डॉक्टर। ऐसे में कई जगह पे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, जैसे आज पटना में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हड़ताल पे चले गए, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे चले गए। जो बड़े डॉक्टर हैं उन्हें भी करीब 2-3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसे में उन लोगों की जिंदगी पे कितना असर हो रहा होगा, क्योंकि प्रतिदिन वो 8 घंटे पीपीई किट में होते हैं, उन लोगों के सामने जाते हैं जो कोविड पेशेंट हैं, उनका इलाज करते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी कोविड के इलाज के वक्त ही मौत हो गई, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हो गए। ऐसे में सरकार अगर उन पर ढिलाई करती है तो कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है वो जरूर कोलैप्स कर जाएगा।
क्योंकि यही फ्रंटलाइन वर्कर हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, और उन्हें समय पर तनख्वाह और वेतन नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में आप देख रहे हैं कि बीते दिन जो मंगल पांडे हैं वो भी सरकार जो कह रहे हैं साफ तौर पर कि जो डॉक्टर हैं उन्हें 1 माह की अतिरिक्त वेतन जरूर दी जाएगी, लेकिन 1 माह तो दूर, अभी 3 महीने से करीब कई ऐसे डॉक्टर हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर उच्च पदाधिकारियों को भी अभी तक वेतन नहीं मिला है। तो सरकार विफल जरूर है। एक तरफ कोरोना से लड़ने में जो फ्रंटलाइन वॉरियर बने हुए हैं डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ, उन्हें अगर समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। आज आपने देखा कि अगर रेलवे से जो आते हैं, जो ट्रेन है सबसे आसान माध्यम है लोगों का आने का, अगर उसके कारण अगर चेकिंग नहीं होती है तो ट्रेन से जो लोग आते हैं उनके वजह से जो संक्रमण फैलेगा राजधानी पटना या पूरे बिहार में, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ स्वास्थ्य विभाग होगी। सिविल सर्जन पहले भी पल्ला झाड़ती थी, इस बार भी उन्होंने यही बोला कि उन्हें काम करना है तो करें, अभी हम तनख्वाह नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है जो सिविल सर्जन ऐसे बेबुनियाद जो जवाब देते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री बोलने से पीछे हट जाते हैं और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में रखकर लोगों की सेवा करते हैं। बिल्कुल जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करते हैं। और ऐसे में एम्स अस्पताल की अगर बात की जाए तो एम्स अस्पताल के भी कुछ डॉक्टर जो है, लगभग 300 ऐसे डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर जाने वाले हैं और इसको लेकर के बताएंगे। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से उत्कर्ष ने बातें कही, उत्कर्ष का साफ तौर पर कहना है कि अब स्थितियां जो है वो बिगड़ जाएंगी और बदतर स्थितियां हो जाएंगी। हड़ताल की अगर हम बात कर रहे हैं चर्चा, तो हमारे साथ निषेध भी बने हुए हैं और हम हड़ताल पर चर्चा करें। निषेध, क्या लगता है अब इससे जो हड़ताल पे जो स्वास्थ्य कर्मी गए हैं, इससे जांच प्रक्रिया पर कितना असर पड़ेगा? देखिए निर्भय, पूरा असर पड़ने वाला है जांच प्रक्रिया पर, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मी थे वहाँ पे जो जांच पहले करते थे, उनका कहना था कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों की जांच करते थे जो दूसरे राज्य से यात्री अपने राज्य बिहार वापस लौटते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनको जब वेतन में नहीं मिल रहा है, समस्याएं आ रही हैं, तो उनका भी घर किस तरीके से चलेगा। और कहीं ना कहीं सरकार को इधर सोचने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी जो थी उनका साफ कहना था कि उनकी कई ऐसी साथी थी जो उसमें पॉजिटिव हो गई थी, जो कोरोना जांच कर रही थी उस दरमियान, लेकिन जब उसके बावजूद भी उनको वेतन नहीं मिलता और साफ उन्होंने कह दिया है कि अब वो काम नहीं करेंगी, कोई जांच नहीं करेंगी। तो ऐसे में कई ट्रेनें हैं जो दूसरे राज्य से आ रही है, गुजरात हो, दिल्ली हो या दूसरे राज्य हो, वहां से मुंबई हो, वहां से ट्रेनें आ रही हैं और उसमें काफी संख्या में यात्री आते हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि वो यात्री बिना जांच कराए हुए स्टेशन से चले जाएंगे, उनकी कोई जांच नहीं होगी, तो आखिर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन जब बिना जांच किए हुए लोग जाते हैं तो लॉकडाउन का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है और लोग ऐसे ही चले जाएंगे बिना जांच कराए। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है और इस पर गंभीरता से कोई एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर गंभीरता से एक्शन लेने की जरूरत है। स्वास्थ्य महकमा अपने स्तर से तैयारियों की जो दावे कर रहे हैं, उस दावों की पोल अब एक बार फिर से 24 तारीख से, जब डॉक्टरों ने एम्स अस्पताल, पटना एम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो हड़ताल पे जाएंगे। 300 डॉक्टर हैं। एक तरफ जहां अभी से ही यानी कि 21 तारीख और 21 तारीख से ही हड़ताल की बातें जो डॉक्टर हैं वो कर दिया है, स्वास्थ्य कर्मियों ने कर दिया है। और अब अगर 300 डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर चले जाते हैं तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दुरुस्त रहेगा और ये चरमराने से कोई रोक सकता है क्या, ये सवाल है। आपको बता दूं कि एम्स के जो 300 रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि स्वास्थ्य के काम में यानी कि लोगों की देख रेख में जो वो ड्यूटी कर रहे हैं, इस ड्यूटी के दौरान उनको जो सुविधाएं पहले दी जाती थी अब वो नहीं दी जा रही है और सुविधाओं के अभाव में अब वो परेशान हैं। दरअसल उनका कहना है कि संक्रमण के दौरान वो काम कर रहे हैं और ऐसे में कई कई दिनों तक वो घर नहीं जाते हैं। पहले ये नियम बनाए गए थे कि जितने दिन काम करेंगे उतने ही दिन अपने घर में जाकर के आइसोलेट होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब डॉक्टरों को छुट्टी नहीं मिल रही है, जिससे डॉक्टर परेशान हो गए हैं। जहां एक तरफ उनको मानसिक रूप से वेदना झेलनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है शारीरिक तौर पर भी। और ऐसे में अब जब उन्हें व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 20 बेड जो है उन्हें रिजर्व चाहिए, अगर उन्हें ये सुविधा नहीं दी जाएगी तो वो हड़ताल पर जा सकते हैं। अब अगर डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसको लेकर के व्यवस्था कितनी चरमरा जाएंगी और व्यवस्था चरमराना भी देख सकते हैं कि व्यवस्था ऐसी है जहां एक तरफ राजनीति लगातार चल रही है इस कोरोना काल में सुरक्षा को लेकर के, इस कोरोना काल में स्थितियों को लेकर के, वहां ऐसे में राजनीति अब जो है वो ट्विटर पर चल रहा है। वो राजनीति
ट्विटर और इसके साथ साथ लगातार बयानबाजी के दौरान हो रहा है। ऐसे में खबरें आई, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया। हालांकि उस ट्वीट के बाद अब उस पर एक्शन भी हो चुका है। हमारे साथ हमारी सहयोगी निभा है, बताएंगी कि क्या वो ट्वीट था और उस ट्वीट के बाद एक्शन क्या हो गया। निर्भय, इधर देखें तो लगातार रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है वो इधर ट्विटर वार कर रही थी। लगातार नेताओं पर, बड़े बड़े नेताओं पे, मुख्यमंत्री पर तंज कस रही थी कह सकते हैं, या फिर जो निशाना साधती हुई नजर आ रही थी। उनके पिता, उनके भाई तो लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर ही आते हैं, और इधर रोहिणी आचार्य पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही थी ट्विटर पर, और लगातार कुछ भी, कोई भी भाषा का प्रयोग करते हुए ट्विटर पर कुछ भी लिख दे रही थी। और हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सुशील कुमार मोदी पर उन्होंने कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, और अब उन पर कार्रवाई हो गई है क्योंकि सुशील कुमार मोदी ने शिकायत कर दी है। शिकायत करने के बाद उन पर कार्रवाई हो गई है, उनका ट्विटर लॉक हो गया है, यानी कि ट्विटर ने उनका जो अकाउंट है वो लॉक कर दिया है। अब वो फिलहाल ट्वीट नहीं कर सकती हैं। इधर सुबह में भी उन्होंने नीतीश कुमार पर ट्वीट, ये जानना चाहेंगे कि जब आपने बोला कि उनका अकाउंट जो है वो लॉक कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, दरअसल सस्पेंड करने का कारण क्या है? किसने कोई कंप्लेन, क्योंकि ऐसे ट्विटर कोई कंप्लेन के बिना सस्पेंड नहीं करता है अकाउंट। जी बिल्कुल, मैं बता दी हूँ कि सुशील कुमार मोदी पर जिस तरह से शब्दों का प्रयोग रोहिणी आचार्य ने किया था ट्विटर पर, कई सारे ऐसे शब्द का प्रयोग किया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं कुछ पढ़ भी देती हूँ। उन्होंने कई सारे ट्वीट लगातार कर रहे थे, एक एक घंटे पर। उन्होंने पहला ट्वीट किया था, खबरदार आज के बाद तू या तेरे भोपू मेरे या मेरी बहनों के बारे में कुछ भी बोला तो समझ लेना, जाकर अपनी सो कॉल्ड प्रोफेसर बीबी से पूछ लेना कि बेटियों से कैसे बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने और ट्वीट किया, लगातार वे ट्वीट कर रही थी। चार दिन की बात करूं तो वो पूरी तरह से कह सकते हैं वो आज से ही नहीं, रोहिणी आचार्य बहुत पहले से ही ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहती हैं। और ऐसे में जब उनके पिता जेल में थे तब भी वो अपने पिता के समर्थन में, या साथ ही साथ जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा था तब भी वो अपने भाई के समर्थन में दिखी थी। और ऐसे में लगातार वो राजनीति बयानबाजी भी करती आई हैं। कई बार वो बड़े नेताओं को भी निशाने पर साधती आई हैं। जब भी सुशील कुमार मोदी की तरफ से लालू परिवार पर हमला बोला जाता है तो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्वीट रिप्लाई में जरूर आता है। हालांकि इसके साथ साथ वो कई सारे ट्वीट्स करती है जिसमें वो अपने परिवार की गतिविधियों को भी लेकर के ट्वीट करती हैं, और साथ ही साथ वो इस स्थिति में राजनीति बयानबाजी। ऐसे में पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में उन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक ग्रीटिंग कार्ड दिया था जो काफी चर्चे में रहा। और ऐसे में सुशील कुमार मोदी के ऊपर किया हुआ ट्वीट जो है एक बार चर्चे में आ गया तो उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। जी बिल्कुल, सस्पेंड हो चुका है, लॉक हो चुका है। फिलहाल अब रोहिणी आचार्य कुछ भी ट्वीट नहीं कर सकती हैं क्योंकि इधर वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही थी, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक का जो अभी समय है, ऐसे में उनके भाई हो गए तेज प्रताप यादव को तो मैं साइड कर दूंगी क्योंकि वो फिलहाल कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आते निर्भय, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव हमेशा सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। और अब रोहिणी आचार्य भी अपने भाई और अपने पिता की तरह लगातार सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आती है। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ती है जिस पर उन्हें नहीं बोलना चाहिए। वो हर मुद्दे पर खुलेआम बेबाक बोलती नजर आती हैं, और फिलहाल जिसके कारण वो फंस गई और इसमें वो फंसती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में स्थितियां उनके लिए विपरीत बन गई और सुशील मोदी के एक्शन के बाद उनका जो अकाउंट है वो फिलहाल सस्पेंड हो चुका है, ऐसा निभा का कहना है। लेकिन जिस तरीके से अगर राजनीति की स्थितियों को देखा जाए तो लगातार सेवाओं की, दावों की और पलटवार की बातें आती हैं। लेकिन एक ऐसी तस्वीरें आई हैं, मधुबनी से आई है। मधुबनी में प्रधानमंत्री केयर फंड, यानी कि प्रधानमंत्री केयर फंड के द्वारा वहां पर कुल 6 वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन वो वेंटिलेटर जो है वो काम नहीं कर रहा है। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या पीएम केयर फंड में जो सहयोग राशि आई है, यानी जो सहयोग के लिए जो मशीनें आई हैं, क्या उस सहयोग पर सवाल आखिर क्यों खड़ा हो रहा है? ये रिपोर्ट देखिए।
न बदली व्यवस्था न सुधरे हालात, क्या बात है मोदी सरकार। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिगड़ती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2020 को पीएम केयर फंड का ऐलान किया और कोरोना महामारी जैसे इस विपदा से निपटने के लिए लोगों से दान करने की अपील की, जिसके बाद देश की जानी मानी हस्तियों और औद्योगिक घरानों ने इसमें बड़ी रकम दान की। इस फंड के लिए पैसे देने वाले को कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत देश में छूट भी मिली। वही पीएम केयर फंड में जमा हुए पैसे से सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया और सबसे पहले देश में कोरोना संक्रमण से आपदा की स्थिति को देखते हुए और स्थितियों को पहले से ही भांपकर वेंटिलेटर को खरीदने का निर्णय किया और 58,850 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया, जिसमें देश में तकरीबन 30,000 वेंटिलेटर खरीदे गए। वैसे तो साल 2020 में देश में वेंटिलेटर की संख्या को लेकर कोई सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं था, लेकिन सरकारी आंकड़ों में कुल आईसीयू बेड के हिसाब से अंदाजन देश में 18 से 20,000 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, जो कि बिगड़ी हुई हाल में बचाव के लिए कम थे, जिसके बाद सरकार ने वेंटिलेटर खरीदने का फैसला लिया। वही सरकार के द्वारा देश में वेंटिलेटर की समस्या को कम करने के लिए पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर तो उपलब्ध कराए गए, लेकिन अब पीएम केयर फंड में दिए गए सहयोग पर ही सवाल उठने लगा है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर फंड के तहत कई राज्यों के साथ ही बिहार को भी लगभग 500 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए, जिसमें से अधिकतर धूल फाक रहे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर वेंटिलेटर अब तक इंस्टॉल ही नहीं हुए हैं या स्टाफ की जरूरी ट्रेनिंग या फिर कमी के कारण सेवा नहीं दे पा रहे। बिहार को मिले इन वेंटिलेटर में राजधानी पटना के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में वेंटिलेटर भेजा तो गया था, लेकिन पटना एम्स अस्पताल को छोड़कर प्रदेश के लगभग अस्पतालों में वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। वहीं मधुबनी में पीएम केयर फंड के द्वारा मिले कुल 6 वेंटिलेटर अब भी धूल फाक रहे हैं, जिसको लेकर डीटीवी भारत संवाददाता आकिल हुसैन ने मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित ग्रिप्स अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने देखा कि मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा ग्रिप्स अस्पताल को 6 वेंटिलेटर दिए जरूर गए, परंतु वह अस्पताल के कोने में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वहीं इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि जिला प्रशासन से मिले सभी वेंटिलेटर खराब हैं, जिसे ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। जी, हमें प्रशासन की तरफ से 6 वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया था और वेंटिलेटर के साथ साथ हमें सारी ज़रूरत की चीज़ें और जितने भी हेल्प हमें प्रशासन की तरफ से चाहिए थे वो हमें मिली है। एक पीएम केयर से 6 वेंटिलेटर मिला था आपके हॉस्पिटल को, चल रहा है कि नहीं? जी, पीएम केयर से जो 6 वेंटिलेटर मिले उसमें इनलेट आउटलेट का प्रॉब्लम है। उनका जो आउटलेट है वो हमारे इनलेट से मैच नहीं करता, उसके लिए हमने अपने टेक्नीशियन से बात की है। 3 वेंटिलेटर जो है बहुत जल्द कार्यरत हो जाएगा, बाकी 3 के लिए हम रेल के इंजीनियर से बात कर रहे हैं, उनके टेक्नीशियन ताकि वो आके जो भी उसमें त्रुटियाँ ठीक करें। अब सवाल उठता है कि जिन अस्पताल के पास वेंटिलेटर ऑपरेटर करने वाले डॉक्टर भी हैं, वहां दिए गए वेंटिलेटर ही खराब है। कोरोना के कठिन दौर में सरकार अपनी कमी को सुधारने के बजाय सिर्फ वेंटिलेटर के नाम पर अपनी वाहवाही बटोर रही है, लेकिन सच क्या है ये सब आपके सामने है। डीटीवी भारत के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन की रिपोर्ट। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से लूट खसोट का ये खेल दिख रहा है, किस तरीके से जो वेंटिलेटर पहुंचे हैं वो वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से स्थितियां हैं। शर्मिला, क्या लगता है जो वादे और जो दावे किए जा रहे हैं, जो तैयारियों की बात की जा रही है, वो पूरी तरीके से जमीन पर नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन ये दावे खोखले तो साबित हो रहे हैं निर्भय, क्योंकि जिस तरह से अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो हम लगातार लोगों को ये भी दिखा रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। दावे बहुत होते हैं, लेकिन आखिर उस दावों की क्या सच्चाई है, क्या सच में लोगों को इन दावों का फायदा, इन दावों का लाभ मिलता है। बात करें अगर पीएम केयर फंड की, तो वहां से 6 वेंटिलेटर, जैसे कि पीएम केयर फंड से जितने भी जिले हैं बिहार के, वहां तमाम जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन मधुबनी के डीएम का ये बयान सामने आया कि
जो अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स की सुविधाएं दी गई हैं, 6 वेंटिलेटर्स की सुविधाएं दी गई है सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में, लेकिन उस जितने भी वेंटिलेटर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में जब स्वास्थ्य मंत्री जी से ये सवाल हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टरों की कमी है, और डॉक्टरों की कमी है इसलिए वेंटिलेटर्स को अभी उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। जब डॉक्टर की अगर कमियों की बात की जाए तो जो वेंटिलेटर्स पहले सरकारी अस्पताल में गए थे, उसके बाद अब उन वेंटिलेटर को प्राइवेट अस्पतालों में वहां पहुंचा दिया गया जहां पर डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वेंटिलेटर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल निर्भय, यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य मंत्री जी जो हैं वो खुद अपने ही बयान में फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है, डॉक्टरों की भी कमी नहीं है, वो अक्सर ये कहते नजर आते हैं, और जब वेंटिलेटर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जी से और सरकार से सवाल किया गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी इस बयान में फंसते नजर आ रहे हैं जब स्वास्थ्य मंत्री की बात कर ले। दूसरी बात यह है कि जब हम कमियों को देखते हैं तो अस्पताल में बहुत सारी कमियां नजर आती है। स्वास्थ्य मंत्री जी के भी बहुत सारे ऐसे सुविधाएं देने की बात सामने आती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वो है कि तमाम जो अस्पताल हैं वहां पे वो सुविधाएं मुहैया नहीं कराई। बिल्कुल, तमाम जो सुविधाएं वो मुहैया नहीं है, और ऐसे में कई बातों पर, कई सारी स्थितियों पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अब बात करें जांच की प्रक्रिया की, यानी कि जहां एक तरफ जांच की प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, तो दूसरी तरफ अब लोगों के लिए बेहतर खबर है। खबर यह है कि अब आपको किट मिल जाएगा जिससे आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर से जुड़ेंगे अपने सहयोगी निभा से और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो जांच किट तैयार किया गया है उस किट से आखिर क्या फायदा हो रहा है। निभा जी निर्भय, मैं बता दूं कि सबसे पहले कि अभी जिस तरह की स्थिति है, कोरोना लोगों को तो हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और ऐसे में हज़ारों की संख्या में हर रोज़ जांच भी होता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ये अस्पताल जाने से डरते हैं, चेकअप करवाने से डरते हैं। लेकिन उसके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि सरकार ने एक कोविड सेल्फ नाम का एक किट लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ है, हम आपको बता दें, मार्केट में नहीं हुआ आया है, अभी आप उसे नहीं खरीद सकते, लेकिन जल्द मार्केट में, बाजार में ये उपलब्ध हो जाएगा। आप खरीद कर ये जांच खुद कर सकते हैं, आप कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर निगेटिव, आप खुद घर पर ही पता कर सकते हैं। और हम आपको बता दें निर्भय दर्शक को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप इसे कैसे यूज़ करें, लेकिन वो प्रक्रिया हम इधर फिलहाल नहीं बता सकते लाइव सेशन में, क्योंकि हमारे पास समय कम है। अगर आपको जानना है तो आप YouTube चैनल में हमारे साथ जुड़ के आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम आप लोग को बता दें कि मात्र 250 का ये किट है, कोविड सेल्फ नाम का ये किट है, और आप घर पर ही जांच करके मात्र 15 मिनट में ये पता कर सकते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर निगेटिव। बिल्कुल, 15 मिनट में ये पता कर सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव, और इसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही है सुविधाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए। और ऐसे में जाते जाते अब आपको बता दूं कि देश में और बिहार में कोरोना संक्रमण के आंकड़े क्या हैं और स्थितियां कैसी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक हैं। ऋतिक, बताइए कि देश में जल्दी जल्दी बताइए कि कोरोना के आंकड़े क्या हैं और किस तरीके से स्थितियां हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो पिछले हफ्ते से देखिए आंकड़े दिन ब दिन कम हो रहे हैं, और ये इस पे सबकी निगाहें हैं कि आखिर ये जो चमत्कार हो रहा है इसमें क्या है। लोगों के सहयोग से ये पॉसिबल हो पा रहा है। अगर आप 24 घंटे के आंकड़े की बात करें तो फिर जो आंकड़े आए हैं, जो ताजा मामले हमारे सामने आए, वो 2,59,200 कुछ मामले, सॉरी माफ कीजिएगा, 3,57,295 मरीज सामने आए हैं। और ये सोचने वाली बात है कि जो आंकड़ा 4 लाख के पार हम जा रहे थे उस पर अब थोड़ी कमी आई है, और ये सोचने वाली बात है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि 2,59,591 मामले जो सामने आए हैं, ये सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर करता है, क्योंकि अगर इससे पहले के मामले को देखें तो 2,76,000 और अब 2,59,000 मामले सामने आए, जिसमें कि सबसे बड़ी बात है कि टेस्टिंग को लेकर लगातार सवालात हो रहे हैं कि टेस्टिंग कम हो रहा है। अगर ये ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा मामले भी सामने आएंगे, लेकिन ये बड़ी बात ये है कि देश में आंकड़े कम हो रहे हैं, हेल्थ रेशियो ऊपर जा रहा है। बात बिहार की कर लेते हैं क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। तो बिहार का अगर आंकड़ा हम देखें तो आप देख सकते हैं ड्रास्टिक चेंज है, 5,871 मामले सामने आए हैं, और इससे पहले 6,286 मामले थे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राफ, इसमें भी कमी है। और जो बिहार का हेल्थ रेशियो है वो अब 90 पार हो गया है, 91% हो गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि दिन भर अगर आप 24 घंटे की बात करें तो 1.5 लाख तक जो मामले हैं, जो सैंपल है, उसकी जांच भी हो रही है, और बिहार में मरने वालों की संख्या में कमी आई है। निर्भय अगर बात करें तो
24 घंटे पहले की जो हमने खबर बताई थी उसमें 104 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इस बार 100 से कम का आंकड़ा 98 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जो आंकड़े सामने निकल कर आए। बिल्कुल, आप तो मरने ये वालों की देखने वाली संख्या में बात है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मरने वालों की संख्या जो है वो बिहार में कम हुई है, लेकिन देश में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो कमता नहीं दिख रहा है। और ऐसे में 4000 से अधिक मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर संक्रमण की बात की जाए तो संक्रमण के दर में कमी आई है, लेकिन बात यह भी है और इसको खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया है कि देश में टेस्टिंग की प्रक्रिया स्लो हो चुकी है। शायद कारण यह भी हो सकता है कि देश में संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन बिहार में स्थितियां बेहतर होती जा रही है। और ऐसे में सबसे बेहतर बात है कि जहां एक तरफ संक्रमण का दर कम हुआ है, वहां रिकवरी रेट लगातार भागती जा रही है और ये काफी तेजी से ऊपर होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण के इस काल में सुरक्षा का बखूबी ख्याल रखते हुए आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और देखते रहे DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।